गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक टेक्निक है जो कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल पीसीआर टेक्निक से क्या होता है? पीसीआर इज अ टेक्निक टू एम्पलीफाई द डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट को हमको एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए हम पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। देखो, पीसीआर से क्या होता है कि जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर हो गए या कहीं पे भी आप देखोगे जहाँ पे डीएनए सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, अगर डीएनए सैंपल कलेक्ट करते हैं तो डीएनए सैंपल का अमाउंट अगर मेरे पास कम है तो उसके अमाउंट को हमको इंक्रीज करना होता है, क्योंकि आप एक मिनिमम लेवल पे उसका कंसंट्रेशन लाओगे तभी तो आप कोई चीज रिसर्च कर सकोगे या कोई एक्सपेरिमेंट कर सकोगे। तो उसके लिए हमको इसको इंक्रीज करना होता है। तो इंक्रीज करने के लिए जो है ये टेक्निक आया पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली ये एक मशीन में होता है, उस मशीन को हम बोल देते हैं थर्मोसाइक्लर और पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन जनरली लोग बोलते हैं, बाकी नहीं वो थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर क्या हुआ, मतलब उसमें थर्मल साइक्लिक चेंजेस होता है। पहले मतलब 3 स्टेप में होता है और 30 से मतलब लगभग 30 साइकिल में वो कंप्लीट होता है। एक साइकिल में 3 स्टेप होगा, जिसमें कि पहले 90 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसको कि हम डिनेचुरेशन बोलते हैं। उसके अगला स्टेप में एनिलिंग होगा। एनिलिंग जिसको कि मतलब जिसमें प्राइमर जाके अटैच होता है, जो कि सेकेंड स्टेप हुआ, जिसमें 50 से 65 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप जो है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर है, कि प्राइमर अटैच हो करके उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। अटैच होने के बाद जो है उसका जो ग्रोथ कराता है, डीएनए का सिंथेसिस कराता है, वो एक्सटेंशन प्रोसेस जो कि 72 डिग्री सेल्सियस में होता है। ओवरऑल ये प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और आसान है। और ये ऐसे आपको नजर आ रहा है, ये हर वर्ड का एक मीनिंग होगा। और ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया ना, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स की तरह तैयार हो जाएगा कि इस पेज से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, इस पेज में इस चीज का टोटल चीज आपको मिल जाएगा। एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा, जिससे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले अच्छा एक चलो थोड़ा बहुत मिस तो होगा, अब मान के चलो हिस्ट्री सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो, हिस्ट्री इसका क्या है। लगभग 1971 में 1971 ईस्वी में सबसे पहले एक प्रोसेस था रिपेयर सिंथेसिस। रिपेयर सिंथेसिस में क्या हो रहा था कि हम प्राइमर ले रहे थे, डीएनए पॉलीमरेज ले रहे थे, डाइवैलेंट कैटायन ले रहे थे, बफर सॉल्यूशन ले रहे थे, टेम्पलेट डीएनए ले रहे थे। इन सब को जब ले रहे थे तो देख रहे थे इन सब से हमको आर्टिफिशियल डीएनए का सिंथेसिस हो जा रहा था। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो है उस मतलब टेम्पलेट का इस्तेमाल करके उसका कॉपीज बना दे रहा था। तो कॉपीज बना दे रहा था तो हमको ये चीज तो लगा कि अच्छा हम आर्टिफिशियली डीएनए को तो सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड है डीएनए पॉलीमरेज को हम जो है मतलब उस टाइम ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चल रहा था जो कि हाई टेम्परेचर वर्क नहीं करता था। अब हमको तो ये है कि पहले अगर हम डीएनए मतलब उसमें प्राइमर वगैरह जोड़ेंगे तो डीएनए को पहले सिंगल स्ट्रैंड करना पड़ेगा, और सिंगल स्ट्रैंड करने के लिए हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने वाला डीएनए पॉलीमरेज भी तो होना चाहिए। तो हमारे पास था नहीं, तो वहां लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं से आया। फिर उसके बाद 1976 ईस्वी में डाइन एट एल करके कोई साइंटिस्ट आया, वो डीएनए पॉलीमरेज को ढूंढा जो कि है मतलब थर्मस एक्वेटिकस, जो कि आर्की बैक्टीरिया का मेंबर है, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। उसका स्टेबल टेम्परेचर 95, मतलब वो 90 से 100 डिग्री सेल्सियस में ही अच्छा वर्क करता है। वहां से हमको डीएनए पॉलीमरेज मिला, और डीएनए पॉलीमरेज मिला तो हमारा सोचना बिल्कुल सिंपल हुआ कि डीएनए का सिंथेसिस हम कर ही सकते थे। अब हम टेम्परेचर देके बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने के बाद भी हम डीएनए का सिंथेसिस कर पाएंगे, क्योंकि हमको डीएनए पॉलीमरेज मिल गया। फिर वहां से ये कॉन्सेप्ट आया, डीएनए पॉलीमरेज भी मिल गया। उसके बाद बहुत सारा डीएनए पॉलीमरेज खोजा गया, बहुत सारा मिला भी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप तब आया कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट, 1985 में वो पीसीआर टेक्निक बना दिया। ओवरऑल इन सब चीज को देखते देखते रिसर्च तो चल ही रहा था, लेकिन 1985 में वो बना दिया, जिसके कारण उसको 1993 में लगभग उसको नोबेल प्राइज भी मिला। क्योंकि ये एक छोटा मोटा टेक्निक नहीं है। आप कहीं भी फॉरेंसिक जांच कराओ, कुछ भी कराओ, तो आप कहीं भी ब्लड सैंपल लोगे या हेयर सैंपल लोगे, स्किन सैंपल, कहीं भी कोई भी सेल लोगे, सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे या कोई भी चीज करोगे, तो उसके लिए डीएनए का एक अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा। डीएनए
डीएनए का जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो डीएनए का अमाउंट अगर मिनिमम लेवल से कम है तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वहां पे हमें ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा। फॉरेंसिक साइंस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 1000 जगह इसका इस्तेमाल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ऐसे नोबेल प्राइज भी तो नहीं दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था इसलिए नोबेल प्राइज दे दिया गया। ठीक है, तो अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि हाँ चलो ठीक है, इस तरह उसका डिस्कवरी हुआ। अब उसमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होगा, आपको मैंने बताया पीसीआर जो मशीन होता है उस मशीन में एक टेस्ट ट्यूब हम डालते हैं, वो टेस्ट ट्यूब में हम मिक्सचर डालते हैं, वो मिक्सचर जो बनता है वो क्या क्या चीज का बनता है, उसी मिक्सचर से हमको प्रोड्यूस होता है और मतलब 30 साइकिल्स बनाते हैं जिसमें कि हमको मिलियंस ऑफ डीएनए बनता है। तो वो हम जो मिक्सचर बनाते हैं जो उसको हमको मशीन में डालना है ओवरऑल हमको ये टेस्ट ट्यूब में जो सामान डालना है मिक्सचर, ये मिक्सचर हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज होता है। तो रिक्वायरमेंट में देख लीजिए, सबसे पहले होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसमें जो टारगेट डीएनए जिसको हमको एम्प्लीफिकेशन करना है, तो पहले तो वो डीएनए टारगेट डीएनए चाहिए, तो चलो टेम्पलेट ले लिए। टेम्पलेट में आप जो है प्राइमर पॉलीमरेज की हेल्प से जोड़ोगे क्या, न्यूक्लियोटाइड जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये देखो न्यूक्लियोटाइड। अब नया प्राइमर जो अटैच हुआ इसमें भी तो ये क्या लाएगा, न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ेगा तभी तो ये डबल स्ट्रैंडेड बना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ऐसे, देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, यहाँ आपका प्राइमर अटैच हुआ, यहाँ सपोज यही प्राइमर अटैच हुआ, यहाँ प्राइमर अटैच हुआ, पहले न्यूक्लियोटाइड तो लाएगा कहीं से तभी तो इसमें अटैच करेगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड भी हमको चाहिए, ये न्यूक्लियोटाइड हमको ले लिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ले लिए, उसके बाद अब न्यूक्लियोटाइड तो ले लिए, लेकिन सबसे पहले हमको कोई भी डीएनए स्ट्रैंड हमको प्राइमर को जोड़ना होता है, प्राइमर दो तरह का होगा, एक प्राइमर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसको फॉरवर्ड प्राइमर बोल देंगे, एक जो बैकवर्ड में जाएगा उसको रिवर्स प्राइमर बोल देंगे, तो दो तरह का प्राइमर भी लेंगे। प्राइमर के बाद हम डीएनए पॉलीमरेज लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, प्राइमर पे जाके बाइंड करेगा, फिर प्राइमर पे जाके उसका इलोंगेशन करेगा, तो हमको डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए। अब डीएनए पॉलीमरेज ऐसे जाके बाइंड नहीं हो जाता है डीएनए पे, उसके लिए एक डाइवैलेंट कैटायन चाहिए, तो डाइवैलेंट कैटायन चाहिए, तो मेनली वो Mg+2 जाता है, Mn+2 क्यों नहीं जाता है मेनली, क्योंकि Mn+2 जाने के बाद म्यूटेशन का चांस इंक्रीज हो जाता है, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता है जहां म्यूटेशन करना वहां तो Mn+2 का हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम Mg+2 का इस्तेमाल करेंगे। तो डाइवैलेंट कैटायन इसको जो हम यूज करते हैं ये MgCl2 को यूज करते हैं, क्योंकि MgCl2 Mn को तो हमको यूज नहीं करना है, तो MgCl2 हमको Mg ओवरऑल लेना है, तो हम इसमें डाइवैलेंट कैटायन MgCl2 ले लेते हैं। अब इसके बाद कितना लेते हैं ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें ये सारा चीज जो है स्टेबल रह पाएगा, आपको कोई इन्वायरमेंट तो चाहिए, तो वही बफर सॉल्यूशन इन्वायरमेंट हुआ, इस सारे को हम मिला करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल तो देंगे, लेकिन अब एक चीज बताओ कि इसका कितना कितना अमाउंट होना चाहिए, ये भी पूछ दिया तो और न्यूमेरिकल बन जाता है, तो चलो इसका टेम्पलेट कितना होना चाहिए। देखो अगर टेम्पलेट जो है आपका, ये टेम्पलेट जो है अगर आप बहुत शॉर्ट डीएनए ले रहे हो, बहुत छोटा सा डीएनए ले रहे हो, तो बहुत छोटा सा डीएनए जैसे वायरल डीएनए हो गया, शॉर्ट डीएनए हो गया, ये सब डीएनए जो लोगे तो उसका अमाउंट आपको मिनिमम 1 पिकोग्राम टू 1 नैनोग्राम लेना पड़ेगा। तो पिकोग्राम क्या होता है, पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12, नैनोग्राम क्या होता है 10⁻⁹। तो इतना अमाउंट तो लेना ही पड़ेगा टेम्पलेट का जब डीएनए छोटा है। अगर डीएनए आपका जीनोमिक डीएनए है, मतलब डीएनए का साइज थोड़ा लार्ज है, तो आपको नैनोग्राम और माइक्रोग्राम में चल जाएगा, मतलब 10⁻⁹ टू 10⁻⁶। ये देख लो, ये टेम्पलेट का मतलब ग्राम में वेट है, इतना कम से कम इसका टेम्पलेट होना चाहिए, तभी ये मतलब इसमें कितना रिक्वायरमेंट है, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, इतना का रिक्वायरमेंट तो है ही जो अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोटाइड कितना होना चाहिए। आप देखो न्यूक्लियोटाइड का कंसंट्रेशन 200 माइक्रोमोलर होना चाहिए, कंसंट्रेशन जो है माइक्रोमोलर होना चाहिए। उसका डीएनए पॉलीमरेज कितना होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज जो है 0.5 से 2 माइक्रोमोलर होना चाहिए। ये जो टैग पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज, इसका अमाउंट जो है 0.5 से 2 माइक्रोमोलर तक है। तो इसका डीएनए का अमाउंट भी आपको मैंने पॉलीमरेज का बता दिया। अब डाइवैलेंट कैटायन का मैंने बताया कि डाइवैलेंट कैटायन भी लेंगे, डाइवैलेंट कैटायन जो है ये 1.5 से 2 माइक्रोमोलर लेंगे, 1.5 से 2 माइक्रोमोलर लेंगे। तो ओवरऑल कितना कितना लेंगे हमको ये सब भी तो पता चल गया। हाँ चलो ये भी पता चल गया कि हाँ इतना अमाउंट लेंगे। पहले क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है वो देख लिए, रिक्वायरमेंट के बाद हम इसमें जो मिक्सचर करेंगे किसका कितना कितना अमाउंट होगा वो भी। चलो एक बार फिर से टेम्पलेट को देख लेते हैं। टेम्पलेट हम कितना लेंगे, 1 पिकोग्राम 1 नैनोग्राम कौन से कर ले, जब शॉर्ट हो छोटा हो, जब बड़ा हो तो 1 नैनोग्राम या माइक्रोग्राम लेंगे। प्राइमर हम कितना लेंगे, प्राइमर के लिए हम आपको बोल दिए हैं कि
0.1 से 0.5 माइक्रोमोलर में लेंगे। प्राइमर का जो है ये आपको 0.1 से 0.5 माइक्रोमोलर तक लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड हम आपको बता दिए 200 माइक्रोमोलर लेंगे। ये पिकोग्राम से नैनोग्राम यहाँ मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। डाइवेलेंट केटायन जो है 1.5 से 2 माइक्रोमोलर तक लेंगे, ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक। तो ये सारा चीज कितना कितना लेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड के लिए इतना माइक्रोमोलर चाहिए, प्राइमर इतना माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज के लिए भी मैंने लिख दिया 0.5 से 2 माइक्रोमोलर तक होना चाहिए इसका कंसंट्रेशन, ये भी लिख दिया। सारा का कंसंट्रेशन, बफर तो सॉल्यूशन है, उसका अमाउंट तो एक स्मॉल अमाउंट में ले लेंगे, ज्यादा का जरूरत नहीं, इसका कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं है क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट है, ठीक। तो इस तरह ये सारा चीज रिक्वायर्ड होगा, ये हम इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, इस टेस्ट ट्यूब को हम पीसीआर मशीन में डाल देंगे, पीसीआर मशीन में काम होगा। फिर आपको लगभग 30 साइकिल, 20 से 30 साइकिल में लगभग मिलियंस ऑफ वो बन जाएगा। कैसे बनेगा, कौन से अमाउंट में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट देखो कि डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आपको मैंने डिस्कवरी में भी बताया जब डीएनए पॉलीमरेज मिला था, डीएनए पॉलीमरेज जब मिला था तभी मेन स्टार्ट हुआ था कि हाँ कैसे। तो डीएनए पॉलीमरेज देखो, एक तो होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज, इसके साथ कंडीशन है, इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, प्रूफ रीडिंग लेस मतलब नहीं होता है इसके पास, ठीक। इसका लो फाइडेलिटी होता है, लो FIDELITY। देखो इसका क्या मतलब है, देखो टैग पॉलीमरेज जो है ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया का मेंबर है, हॉट स्प्रिंग्स में मिला था। और ये जो थर्मोफिलस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है। इसका लो फाइडेलिटी मतलब इस पे लोग को भरोसा कम रहता है। क्यों रहता है, ये लगभग 9000 न्यूक्लियोटाइड में से 9000 न्यूक्लियोटाइड जब लगाएगा तो एक गलती करेगा, ठीक। 9000 न्यूक्लियोटाइड जब बनाएगा तो एक गलती, इसीलिए इसका फाइडेलिटी लो होता है। लो फाइडेलिटी मतलब लोग को कम भरोसा होता है। उसके बाद दूसरा डीएनए पॉलीमरेज है PFU डीएनए पॉलीमरेज, इसको बोलते हैं पायरोकोकस फ्यूरियोसस डीएनए पॉलीमरेज। ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है और इसका हाई फाइडेलिटी भी होता है क्योंकि बहुत भरोसेमंद। लेकिन आप बताओ जनरली इसको क्यों यूज करते हैं, इसको जनरली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और सस्ता में अवेलेबल है। और इस सब के जगह ये 100, इसको अगर हम एक्यूरेसी देखें तो ये 100% है, इसमें कुछ ना कुछ डाउट है क्योंकि 9000 में एक गलती। अगर हमको बोल दे कि आपको एक भी गलती नहीं करना है तो ये PFU पॉलीमरेज ही बेस्ट है, क्योंकि इस पे भरोसा, हाई फाइडेलिटी भी होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होता है। उसके बाद एक आता है वेंट पॉलीमरेज। वेंट पॉलीमरेज मतलब थर्मल वेंट्स में मिलता है, तो उसको बोलते हैं थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया से ये मिलता है। इसका भी हाई फाइडेलिटी है, मतलब लोग का भरोसा बहुत ज्यादा है और प्रूफ रीडिंग का काम है, तो इसको भी हम रख सकते हैं। इसमें भी एक्यूरेसी 100% है, इधर उधर मिस होने का कोई चांस नहीं। इसमें तो 9000 में एक गलती करने का चांस है। उसी तरह PWO डीएनए पॉलीमरेज है जिसको बोलते हैं पायरोकोकस, वो ऐसे ही, इसमें भी ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, ठीक है। ये ओवरऑल आपका मतलब डीएनए पॉलीमरेज का ये हो गया। अब इसका जो प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर होगा, 3 स्टेप में आपका होगा। मैंने बताया था कि 3 बार साइक्लिक चेंज होता है, 30 साइकिल चलता है। तो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो है डीएनए के नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उस बॉन्ड को टेम्परेचर इंक्रीज करके तोड़ा जाता है। जो टेम्परेचर देते हैं 90 to 100 डिग्री सेल्सियस, कितने 20 से 30 सेकेंड के लिए हम देते हैं, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो टेम्पलेट मतलब दोनों टेम्पलेट अलग हो जाएगा, दोनों टेम्पलेट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है, 2 हाइड्रोजन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमका बॉन्ड ब्रेक करके उसको सेपरेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये लिख देगा कि इन द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेक, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हाई टेम्परेचर से। बस यही है। आपको ये जो डिनेचुरेशन है, इस डिनेचुरेशन से पहले भी थोड़ा समय लगता है, उसको बोलते हैं इनिशिएशन डिनेचुरेशन स्टेप। उसमें क्या होता है, लगभग 90 से 95 96 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हैं 5-7 मिनट के लिए। पहले उसको हम एक तरह से वार्म अप कर दिए। उसके बाद जो ये जो ब्रेक डाउन होता है, अचानक से डिनेचुरेशन नहीं कर देते, पहले 5-7 मिनट के तक उसका टेम्परेचर को हम 90 to 95 डिग्री तक रखते हैं। लास्ट में जो फाइनल होता है ये 20 से 30 सेकंड तक 90 to 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो इसका बॉन्ड सारा ब्रेक हो जाता है। ये आपका डिनेचुरेशन स्टेप हो गया, ठीक। उसके बाद ये इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना समय के लिए, 20 से 30 सेकंड के लिए, ये याद रखने वाला चीज है।
दूसरा होता है प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर। प्राइमर जो है देखो, प्राइमर एनीलिंग जो होता है ये 50 से 65 डिग्री सेल्सियस और 20 से 50 सेकेंड तक इसमें समय लगता है। डिनेचुरेशन जैसे होगा उसी तरह प्राइमर आएगा, प्राइमर जाके अटैच होगा। प्राइमर हमेशा थर्ड एंड पे जाके अटैच होता है। नया जो सिंथेसिस करता है वो 5 से 3 के डायरेक्शन में, मतलब खुद जो उसका स्ट्रेंथ जुड़ता है वो 5 से 3 डायरेक्शन में होता है। तो प्राइमर जो अटैच होगा, प्राइमर अटैच होता है मतलब 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पे, और कितने सेकंड के लिए, 20 से 50 सेकंड के लिए। तो ये जो टीए टेम्परेचर है जिसमें प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, ये टेम्परेचर हमेशा टीएम टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री कम होता है। अब बोलोगे टीएम टेम्परेचर क्या है? टीएम टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे 50% प्राइमर अटैच होगा डीएनए से, 50% प्राइमर डीअटैच होगा डीएनए से। वैसे टेम्परेचर जिसमें 50% प्राइमर जुड़ा हुआ है डीएनए से, 50% हटा हुआ है डीएनए से, उस टेम्परेचर को टीएम टेम्परेचर हम बोल देते हैं। उस टेम्परेचर से हमेशा 3 से 5 डिग्री कम होना चाहिए, तब प्राइमर अच्छे से जाके बाइंड करेगा। अब प्राइमर के साथ ये होता है, प्राइमर टीए प्राइमर टेम्परेचर जो है वो कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो टीए टेम्परेचर जो है जिसमें प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, तो आप बताओ ये बॉन्ड अच्छे से जुड़ पाएगा? ये जो प्राइमर जो है इसका जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रहा है, कम्प्लीमेंट्री, ये अच्छे से बॉन्ड ही नहीं बना, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, आप जानते हो टेम्परेचर ज्यादा बॉन्ड फॉर ब्रेकडाउन में फेवरेबल है। तो हमको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब अच्छे से नहीं जुड़ पाएगा। दूसरा, हम जानते हैं कि मतलब लो टेम्परेचर में बॉन्ड अच्छे से जुड़ता है, लेकिन हम अगर कम टेम्परेचर लो कर देंगे ना, नॉन स्पेसिफिक जगह पे कहीं भी जाके जुड़ जाएगा। जुड़ने के लिए तो लो टेम्परेचर फेवरेबल है, लेकिन वो जाके कहीं भी जुड़ जाएगा। इसीलिए टीए टेम्परेचर हमको रखना होता है, ना ही हमको ज्यादा रखना है ना ही हमको कम रखना है। ये हो गया प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर। उसके बाद फाइनली जो होता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन जैसे प्राइमर था, ये डीएनए था, ये प्राइमर पे आके डीएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हुआ। ये जो है डायग्राम मेरा थोड़ा डैमेज होता है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज जिसको टैग पॉलीमरेज बोले हैं, तो टैग पॉलीमरेज जुड़ा और ये न्यूक्लियोटाइड को बाहर से ला रहा है, जोड़ते जा रहा है। तो ये देखो मतलब थर्ड एंड, ये डीएनए का थर्ड से फिफ्थ है, इस पे अटैच हुआ 5 से 3 डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड को बाहर से ला रहा है, ये ए ला रहा है, टी ला रहा है, जी ला रहा है, सी जो ला रहा है, यहाँ मान के चलो ए है, टी है, जी है, सी है, तो यहाँ आएगा टी, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह, ये जो न्यूक्लियोटाइड को ये यहाँ से ला रहा है, कौन से एंड पे ला रहा है? तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा थर्ड एंड पे लाके जोड़ता है। न्यूक्लियोटाइड्स को कहाँ लाके जोड़ता है? थर्ड एंड पे। और यही ये साइकिल 1 2 3 स्टेप जो है लगभग 30 बार चलता है। 30 बार चलने के बाद ये मिलियंस में ये डीएनए कन्वर्ट हो जाता है। और आपको मैं बता देता हूँ, इन सब चीज में जो है प्राइमर लेंथ एक बहुत ज्यादा मेन फैक्टर है, क्योंकि प्राइमर लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर लेंथ के लिए आप देख लो कुछ चीज। प्राइमर लेंथ जो है हमेशा 18 से 24 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि प्राइमर का अगर लेंथ कम होगा तो अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो प्राइमर का जो एक लेंथ है जो डिसाइड किया गया 18 से 20 मतलब 18 to 24 न्यूक्लियोटाइड, वो एक मेन रेंज है, उतना प्राइमर का लेंथ तो होना ही चाहिए। और एक कंडीशन ये होता है आरएपीडी, रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो ये एक मार्कर डीएनए है, और ये मार्कर डीएनए है तो ये रैंडमली है, तो इसके लिए साइज मैटर नहीं करता। इसका साइज जो है 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड होता है, ये साइज कभी इसमें मैटर नहीं करता है। अगला स्टेप है टीएम टेम्परेचर। प्राइमर के लिए आपको मैंने बताया है कि टीएम टेम्परेचर एक वैसा टेम्परेचर है, मतलब प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर, ये हमेशा 52 से 58 डिग्री के बीच में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस टेम्परेचर में 50% प्राइमर जुड़ता है, 50% हट जाता है। उसके अगला में है टीए टेम्परेचर। टीए प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर हुआ। प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर जिसमें प्राइमर एनीलिंग होता है डीएनए से। तो ये टेम्परेचर हमेशा 3 से 5 डिग्री कम होता है, किससे? टीएम से। ये चीज ध्यान रखने वाला है। उसके बाद देखो जीसी कंटेंट, अगर आपका जो ये प्राइमर है, प्राइमर पे अगर आप देखो जीसी कंटेंट आ जाएगा, जीसीसी अगर आ गया लास्ट में, थर्ड एंड पे अगर लगातार जीसी कंटेंट आ जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, एटी जीसी, ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो जीसी में 3 बॉन्ड है तो भारी है, 3 बॉन्ड है भारी है। अगर आप ही बताओ 3 से ही आगे बढ़ेगा, 5 से 3 डायरेक्शन में मूव करेगा ये। तो 3 जहां पे भारी भारी चीज रख देंगे तो इसका ग्रोथ हो पाएगा, चल पाएगा क्या? तो इसीलिए अगर हम थर्ड एंड पे 3GC ग्रुप रख देते हैं तो ये प्राइमर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है और नया सिंथेसिस नहीं हो पाता है, इसी और ये क्लब बन जाता है। ठीक, उसके बाद
प्राइमर ऐसा होना चाहिए कि आप मान के चलो ये प्राइमर है ATGC GCAT, अगर ये प्राइमर है, ये थर्ड है, ये फाइव, आपको ये ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये जाके इसी से बाइंड कर लेगा AT के साथ, TA के साथ, GC के साथ, इस मतलब ये आपको नहीं लग रहा है इस तरह का फोल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा? तो फोल्ड स्ट्रक्चर अगर बना लेगा, अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लिया तो भी तो ये प्राइमर अच्छा नहीं, फिर ये DNA से जुड़ेगा ही नहीं जब ये सेकेंडरी। इसीलिए ऐसा प्राइमर होना चाहिए जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म न कर सके। एक तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट चीज आता है कि नॉन होमोलोगस होना चाहिए। अब एक बताओ, DNA पे स्ट्रैंड है यहाँ ATGC है, तो यहाँ पे जो होगा A के जगह T आएगा, T के जगह A आएगा, G के जगह C आएगा, C के जगह G आएगा, ये आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा ही चीज यहाँ रख देते तो ये पॉसिबल होता? नहीं होता। इसीलिए कि जो DNA पे है वो प्राइमर पे नहीं होना चाहिए, मतलब होमोलोगस नहीं होना चाहिए, नॉन होमोलोगस होना चाहिए। अगर ये है तो इससे अपोजिट हो या अलग हो, मतलब नॉन होमोलोगस। अगर होमोलोगस होगा तो अटैच ही नहीं होगा। तो ये सारा चीज हो गया प्राइमर के लिए। अब एक चीज देखो कि साइकिल में कितना बनता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, NT बराबर N नोट इंटू 2 टू पावर N, जिसमें NT जो है फाइनल हम जो बनेगा वो देखना है, N नोट जो है, N नोट है इनिशियल DNA स्ट्रेंथ, इनिशियल कितना है, और 2 पावर N जो है ये नंबर ऑफ साइकिल है। सपोज दैट एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है, उस DNA का एक साइकिल में कितना बनेगा, तो इनिशियल DNA स्ट्रेंथ कितना हो गया 2, साइकिल कितना हो गया 1, तो 2 पे पावर 1 ये टोटल 4 बन गया। अगर हम सेकेंड साइकिल का बात करें, सेकेंड साइकिल, तो हमको इनिशियल अमाउंट है 2, साइकिल कितना है 2, N के जगह 2 रखे तो ओवरऑल हमको 8 आ गया। और अगर हम थर्ड साइकिल का बात करें तो इनिशियल मेरे पास है 2, मतलब साइकिल है मेरे पास 3, तो ये 3 साइकिल होगा तो टोटल ये 16 बन जाएगा। तो ये इस तरह से ये हम मतलब कितना बिलियंस जब हम यहाँ रखेंगे 30th साइकिल, तो हमको ये होगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 30, ये आप निकालना है, आपको मिलियंस में आंसर आएगा। तो मिलियंस मतलब हमको एक मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA था, उससे हम मिलियंस में कन्वर्ट कर लिए। यही तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। और यही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक आता है मतलब रिवर्स, मतलब RT-PCR मतलब रिवर्स नहीं सॉरी RT-PCR रियल टाइम हो गया। मतलब RNA को जो है, RNA से हमको RNA का एम्प्लीफिकेशन जब करना होता है तो हम ओवरऑल कुछ नहीं करते हैं, RNA को हम कर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जैसे देखो DNA से RNA, DNA से DNA रेप्लिकेशन, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन हो गया ट्रांसलेशन, 3 स्टेप हुआ। लेकिन DNA से जो RNA बना है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोले, लेकिन हमको यहाँ RNA है, RNA से हम क्या बना लेंगे DNA। कैसे होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से हम DNA बना लेंगे, और फिर जो यहाँ DNA के लिए प्रोसेस किए वही प्रोसेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको RNA के लिए PCR। ये क्या हो जाएगा? RNA के लिए ये हो जाएगा रिवर्स PCR। रिवर्स PCR में क्या हुआ, पहले देखो हमको तो ऐसे DNA से सारा प्रोसेस पता चल गया, हम DNA से हम RNA पे गए, RNA से हमको DNA जब आना है तो RNA से DNA के लिए हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा एंजाइम रखेंगे कि जो मतलब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, क्योंकि आप जानते हो ये सारा प्रोसेस हाई टेम्परेचर में होगा। तो ओवरऑल ये रहा PCR। और इसमें जो भी डाउट्स आएगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओवरऑल इससे ज़्यादा चीज़ नहीं पूछा जाएगा, लगभग क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। और बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।